बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में गोपाल नाम का एक किसान था। वो अपनी पत्नी जमुना और बेटे अमर के साथ रहता था। अमर की शादी बचपन में ही हो गई थी। जब वो 18 साल का हुआ तब वो लोग अपनी बहू सुनंदा को विदा कराकर ले आए। लेकिन बहू के आने के एक सप्ताह बाद ही अमर को सांप ने काट लिया और वो मर गया। उन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। सुनंदा की दुनिया उजड़ गई थी। उसके माता पिता आए। बेटी, जो हुआ उसे भूल जा, चल अपने घर चल। जब पति ही नहीं रहा तो यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। पर वो मायके जाने को तैयार ही नहीं हुई। नहीं माँ, मेरे सास ससुर अकेले हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। अमर के जाने के बाद अब ये लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। कुछ दिनों तक तो सब गम में डूबे रहे। फिर उसकी सास जमुना ने सुनंदा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। गोपाल जानकर भी कुछ न कर पाता। वो तो चाहता था कि बहू की दूसरी शादी कर दे, पर जमुना बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। एक दिन सुनंदा नदी से पानी लेने गई। वहाँ उसका पैर फिसलने की वजह से वो गिर पड़ी और उसके सिर में चोट लग गई। पानी का मटका भी टूट गया। वो एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगी। उसी समय पेड़ की डाली पर से एक गिलहरी ची ची करके फुदकती हुई उसके कंधे पर आकर बैठ गई। उसने उस गिलहरी को हाथ में ले लिया और सुबकने लगी। तुम रो क्यों रही हो? हाँ, तुम बोल भी सकती हो? मैं एक जादूगर के चंगुल में फंस गई हूँ, पर तुम क्यों रो रही हो? अब मैं घर कैसे जाऊँ? मैं घर जाऊंगी तो मेरी सास मुझे बहुत मारेगी। घड़ा भी टूट गया है। तुम चिंता मत करो, घर जाओ और आराम करो। तुम्हारा पानी का घड़ा पहुँच जाएगा। जब सुनंदा उठी तो गिलहरी उसके चारों तरफ चक्कर काट कर आई और उसकी चोट उसके जादू से ठीक हो गई। वाह, तुम तो वाकई जादू करती हो। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो, किसी खुली जगह पर जाकर 3 बार ताली बजा देना, मैं आ जाऊंगी। सुनंदा खुशी खुशी घर आ गई। उसके आने से पहले ही घड़ा उसके दरवाजे पर रखा हुआ था। उसने घड़ा उठाया और घर में चली गई। उसी समय, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? घर का सारा काम पड़ा है। चल जल्दी खाना बना, बहुत भूख लगी है। वो चुपचाप रसोई में गई तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। लेकिन उसके हाथ लगाते ही सारे बर्तन अपने आप धुल गए और खाना भी तैयार हो गया। ओह, लगता है ये सब जादुई गिलहरी का ही कमाल है। सुनंदा ने सबको खिला पिलाकर घड़ा उठाया और नदी के किनारे चली गई। वहाँ जाकर उसने 3 बार ताली बजाई और गिलहरी आ गई। उन्होंने खूब सारी बातें की। तुम तो मुझे आलसी बना दोगी, सारा काम अपने आप हो गया और तुमसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। इसीलिए तो कि तुम जल्दी आओ और हम बैठकर बातें करें। मुझे भी तुम्हारे साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अब तो रोज का नियम बन गया। वो सुबह शाम नदी के किनारे जाकर गिलहरी से बहुत सारी इधर उधर की बातें किया करती। उसे भी कोई साथी मिल गया था। एक दिन उसकी सास ने उसे बहुत सारे कपड़े धोने को दिए। जल्दी से नदी किनारे जाकर कपड़े धोकर ले आ, वहीं मत रह जाना। वो कपड़े लेकर नदी के किनारे गई। सुनंदा ने गिलहरी को बुलाया और उसके साथ बातें करने लगी। कपड़ों का गट्ठर किनारे पर ही रखा था। तब तक अचानक बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। खूब जोर की बारिश शुरू हो गई। गिलहरी भीग गई थी। अचानक पेड़ से उतरकर सुनंदा की गोद में गिर गई। उसकी आंखें बंद हो गईं। सुनंदा परेशान हो गई। उसने उसे अपनी ओढ़नी में लपेट दिया और बारिश में भीगते हुए घर आ गई। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? कपड़ों का गट्ठर तो नदी के किनारे ही छोड़कर चली आई। घर में घुसते ही उसकी सास, अरे कपड़े कहाँ हैं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि गिलहरी को कहाँ रखे। उसने जमीन पर बिछे अपने बिस्तर पर ले जाकर गिलहरी को चादर से लपेट कर रख दिया और नदी की तरफ भागी। वहाँ जाकर उसने देखा कि कपड़ों का गट्ठर तो धुल चुका है। लगता है गिलहरी ने अपने जादू से सारे कपड़े भी धुलवा दिए। वो कपड़ों का गट्ठर लेकर आई, पर आते आते पूरी तरह से भीग गई थी। घर में आते ही, जल्दी चाय बना कर दे।
उसने पहले अपने बिस्तर से जाकर गिलहरी को उठा लिया और चाय बनाने चली गई। चूल्हे से निकलती गर्मी से गिलहरी की बंद आंखें खुल गई और वो अपनी पूंछ हिलाने लगी। सुनंदा उसकी खुली आंखें देखते ही, गिलहरी रानी, मैं तो डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाती। सुनंदा, मुझे कुछ खिला दो। उसने रसोई के कोने में से एक कटोरी में दूध रख दिया। गिलहरी ने दूध में मुंह लगाया और चटर चटर करके सारा दूध पी गई। मैंने तो कभी दूध नहीं पिया था, पर ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं ठीक हूँ। गिलहरी खिड़की पर जाकर बैठ गई। तभी, अरे कहाँ मर गई? चाय लेकर आ जल्दी। जमुना की आवाज सुनकर सुनंदा जैसे ही चाय लेकर गई, उसकी सास ने गरम गरम चाय उसके ऊपर फेंक दी। सुनंदा चीख पड़ी। उसी समय गिलहरी हुदकती हुई उसके पास आई। कितनी निर्दयी है ये औरत। सुनंदा, उठो, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। अब मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती। वो उठी और घर के बाहर निकल गई। गिलहरी उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई आई। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी सास तुम्हें इतनी तकलीफ देती है। गिलहरी उसे नदी के किनारे लेकर गई और जाकर पेड़ की जड़ से एक तिनका लेकर आई। उसने 3 बार जमीन पर चक्कर लगाया और एक खूबसूरत राजकुमार में बदल गई। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। उसने जैसे ही सुनंदा को स्पर्श किया, वो एक सुंदर राजकुमारी बन गई। उसका रूप देखकर वह खुद भी हैरान हो गया। जमुना सारी शाम सुनंदा की प्रतीक्षा करके थक गई। पूरे घर का काम उसी को करना पड़ रहा था। जब शाम को गोपाल आया तो, सुनंदा, तुम्हारी बहू शाम से ही गायब है। गोपाल उसे ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पहुंच गया। तभी उसकी नजर एक आलीशान कोठी पर पड़ी। उसकी खिड़की में अपनी बहू को राजसी वस्त्रों में खड़ी देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वो कोठी के फाटक पर पहुंच गया। सुनंदा और राजकुमार ने उसका स्वागत किया। मैं आपकी बहू से विवाह करना चाहता हूँ। उसके दुख के दिन मैं खत्म करना चाहता हूँ। मुझे उसके बारे में सब पता है। मैं जानता हूँ कि आपके मन में उसके लिए करुणा है, लेकिन आपकी पत्नी शायद ये भूल गई कि वो भी दुखी थी, लेकिन फिर भी अपने मायके वालों का प्रस्ताव ठुकराकर आप दोनों की देखभाल करने के लिए रुक गई थी। गोपाल की तो खुशी के मारे बाछें खिल गई। बेटा, मेरा सौभाग्य है कि तुम्हारे जैसे राजकुमार से मेरी बहू का ब्याह हो रहा है। दूसरे दिन सभी गांव के लोगों को निमंत्रण दिया गया और सुनंदा की राजकुमार से शादी हो गई। पूरे गांव में कुछ लोगों ने खुशी जाहिर की, पर कुछ लोगों ने कानाफूसी भी शुरू कर दी। जमुना सुनंदा के ठाट बाट देखकर जल भून गई, पर राजकुमार सुनंदा को पाकर निहाल हो गया। राजकुमार को बुलाने के लिए सुनंदा कभी कभी 3 बार ताली बजाती और राजकुमार मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंच जाता। दोनों अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। एक समय की बात है, ब्यूटिया नाम का एक सुंदर देश था, जहाँ हर सुबह चमकीली धूप निकलती थी और पक्षी गीत गाया करते थे। उस देश के राजा एक अजीब समस्या से परेशान थे। माय लॉर्ड, मैं राज्य में सोने की खदानों का जायजा लेने जा रहा हूँ। क्या आप राजकुमार सैंडर को मेरे साथ भेज देंगे? ज्यादा उम्र होने के कारण मेरी याददाश्त कुछ कमजोर पड़ गई है। मुझे चीजें याद नहीं रहती। राजकुमार साथ रहेंगे तो मुझे सुविधा होगी। नहीं मंत्री जी, राजकुमार अभी नहीं जा सकेंगे। वो किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं। आप नौकरों में से किसी को अपने साथ ले जाइए। राजा का बेटा सैंडर दिन में महल के बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि सूरज की रोशनी में आते ही वह इंसान से एक घोड़ा बन जाता था। राजा ने सैंडर का यह रहस्य सबसे छुपा कर रखा था। सिर्फ राजा का एक वफादार नौकर चिली, जो हमेशा सैंडर के साथ रहता था, वही सैंडर के घोड़ा होने का रहस्य जानता था। राजा को डर था कि अगर सैंडर का रहस्य लोगों को पता लग गया तो सैंडर राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा और ना ही कोई राजकुमारी सैंडर से विवाह करेगी। ज्यादातर काम दिन में होते हैं और दिन में सैंडर इंसानी शरीर में नहीं रह पाएगा। राज्य के लोग उसे राजा मानने से इनकार कर सकते हैं। सूरज ढलने के बाद अंधेरा होने पर ही
सैंडर महल से बाहर निकलता। सैंडर को रात की चांदनी में टिमटिमाते तारों के नीचे नदी किनारे घूमना पसंद था। चिली, काश मैं भी सुबह के खिले हुए फूलों को देख पाता, धूप में उड़ती तितलियों को देख पाता। मेरे नसीब में सिर्फ रात के मुरझाए फूल ही हैं। दिन में बाहर ना निकल पाने के कारण मैं किसी से मिल भी नहीं पाता। मेरे जीवन में प्रेम नहीं है। भला कौन मुझसे प्यार करेगा? लगता है जैसे सारी उम्र मुझे अकेले प्रेम के बिना ही जीना होगा। नदी के उस पार पीलैंड राज्य था। वहाँ की राजकुमारी कैथरीन भी रात में अपनी सेविका के साथ नदी किनारे घूमने आती थी। देखो तो मारिया, आज रात कितनी खूबसूरत है। आकाश एकदम साफ है और वो देखो, नदी में कितनी सुंदर बतख तैर रही है। कैथरीन बतख को पकड़ने नदी में घुसी, तभी एक मगरमच्छ वहाँ आ गया और कैथरीन का पैर पकड़कर उसे खींचने लगा। कैथरीन चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मगरमच्छ मुझे नदी में खींच रहा है, कोई मुझे बचाओ। सैंडर ने जब शोर सुना तो वह तुरंत नदी में कूद गया और कैथरीन को मगरमच्छ से छुड़ाकर नदी के बाहर ले आया। अगर तुम नहीं आते तो वो मगरमच्छ मुझे खा ही लेता। कौन हो तुम? मैं ब्यूटिया का राजकुमार सैंडर हूँ। उस दिन के बाद से कैथरीन और सैंडर हर रात नदी तट पर मिलने लगे। उनके बीच पहले दोस्ती हुई जो आगे जाकर प्यार में बदल गई। सच्चे प्यार और झूठे प्यार में क्या फर्क होता है? सच्चा प्यार और झूठा प्यार जैसा कुछ नहीं होता। या तो प्यार होता है या नहीं होता। मतलब ये कि झूठे प्यार को प्यार कहना ठीक नहीं। सैंडर ने कई बार कोशिश की कि वो कैथरीन को अपना घोड़े होने का राज बता दे, लेकिन सैंडर ऐसा नहीं कर पाया। उसे इस बात का डर था कि कहीं उसका राज जानकर कैथरीन उसे छोड़कर न चली जाए। दोनों राज्य की सीमा पर प्यार की दुश्मन लूलिया भटकती थी। लूलिया के पास अपना शरीर नहीं था, वह नफरत फैलाने वाली एक रूह थी। मेरे होते हुए ब्यूटिया राज्य में कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता। सबको नफरत की आग में जलकर तड़पना होगा। ब्यूटिया पर सिर्फ और सिर्फ नफरत का राज होगा। राजकुमार सैंडर को क्या लगता है कि उसका राज कैथरीन को पता नहीं लगेगा और कैथरीन हमेशा उसे प्यार करती रहेगी? नहीं, मैं कैथरीन को सैंडर का राज बताऊंगी। तब उन दोनों के बीच नफरत पैदा होगी और नफरत ही मुझे शक्ति देती है। लाल गुलाब प्यार का प्रतीक होता है, वही लूलिया की कमजोरी थी। एक रात कैथरीन जब नदी किनारे सैंडर का इंतजार कर रही थी, तब रूह लूलिया ने एक मछुआरे के शरीर में प्रवेश किया और सैंडर का राज बताने कैथरीन की तरफ बढ़ने लगी। बस आज के बाद सैंडर और कैथरीन की रास लीला खत्म। राजकुमार का सेवक चिली अचानक मछुआरे के पास पहुंच जाता है। इतनी जल्दी नहीं लुलिया, मैं जानता था कि तुम राजकुमारी की प्रेम कहानी में टांग जरूर फंसाओगी। चिली ने मछुआरे की गर्दन पकड़ी और उसे गुलाब का फूल सुंघा दिया। गुलाब की महक अंदर जाते ही लूलिया मछुआरे के शरीर को छोड़कर भाग गई। कुछ दिन बाद लूलिया ने एक लकड़हारे के शरीर में प्रवेश किया और कैथरीन की तरफ चल दी। इस बार जब चिली लूलिया को पकड़ने पहुंचा तो लूलिया ने उसे कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया और नदी में उठाकर फेंक दिया। घायल चिली को जब होश आया तो वह लंगड़ाता हुआ किसी तरह सैंडर के पास महल में पहुंचा। राजकुमार नफरत की रूह लूलिया राजकुमारी कैथरीन के पास गई है। अब तक तो शायद उसने राजकुमारी को आपका राज बता भी दिया होगा। उस दिन के बाद सैंडर काफी दिनों तक नदी पर टहलने नहीं गया। उसे लगा कि कैथरीन अब उस जैसे धोखेबाज को स्वीकार नहीं करेगी। मारिया, क्या तुम पता लगा कर आ सकती हो कि राजकुमार सैंडर आजकल नदी पर क्यों नहीं आ रहे हैं? ब्यूटिया राज्य में राजकुमार से मिलने की इजाजत किसी को नहीं है। एक रात कैथरीन सैंडर के महल के पहरेदारों को चकमा देते हुए खुद ही सैंडर के कमरे तक पहुंच गई। दरवाजा खोलो सैंडर, मैं कैथरीन तुमसे मिलने आई हूँ। जानता हूँ कैथरीन, तुम मुझसे क्या कहने आई हो। यही ना कि मैंने तुम्हें धोखे में रखा और अब तुम मुझसे नफरत करती हो और मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ, इसी डर के कारण मैं तुम्हें अपने बारे में खुलकर नहीं बता पाया। चली जाओ कैथरीन, शायद मेरे नसीब में किसी का प्यार नहीं है।
जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है सैंडर। दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सैंडर दरवाजा खोलता है। जैसे तुमने अपना एक राज छुपाया, वैसे ही मैंने भी तुमसे अपना एक राज छुपाया। मुझे भी यही डर था कि मेरा राज जानकर कहीं तुम मुझे छोड़कर न चले जाओ। तुम्हारा क्या राज है? मैं सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि दिन में मैं एक पोनी बन जाती हूँ। पोनी यानी उड़ने वाली घोड़ी? हाँ। तब तो हमारी जोड़ी खूब जमेगी। इस तरह सैंडर और कैथरीन हमेशा के लिए एक हो गए। उन्होंने विवाह किया। उन्हें जो संतान प्राप्त हुई वह सूरज की रोशनी में ना तो घोड़ा बनती थी और ना ही पोनी। वो बाकी लोगों की तरह सामान्य थी। इस तरह राजा को अपना उत्तराधिकारी भी मिल गया।